ने इस बजट में स्मार्ट सिटी पे एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो टोटल प्रोजेक्ट फेल्योर है। हर बजट में नए प्रारूप में घोषणा होती है, पीएम फला योजना, पीएम फला योजना, पीएम फला योजना, लेकिन जो पिछली बजट की जो योजनाएं हैं वो कितनी क्रियान्वित हुई है, उसके रिजल्ट्स क्या है? निर्मला सीतारमण के पूरे बजट भाषण में डिफेंस में क्या होगा, कर्जा अदायगी क्या होगी, कितना पैसा खर्चा करेगा, ये कोई नहीं है। जब तक वो एनेक्सर नहीं आते तब तक पता नहीं पड़ता। यदि 2014 से लेकर 2022 तक सारे बजट की योजनाएं क्रियान्वित होती तो इस देश में विपक्ष खत्म हो जाता। नरेंद्र मोदी आने वाले 100 साल तक लोग नरेंद्र मोदी के नाम से सरकार चलाते। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है। आज 1 फरवरी है। आज हमारे देश का वित्तीय बजट 2023-2024 साल के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा के पटल पर रखा। बजट की विश्लेषण भी होगा, लेकिन किसी भी बजट का विश्लेषण, किसी भी वित्त मंत्री का विश्लेषण, किसी भी सरकार का विश्लेषण उसके पीछे ले जो परफॉर्मेंस है उससे किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो मेरी चिंता थी कि बजट में घाटा कितना बढ़ेगा। निर्मला सीतारमण ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि 5.9% घाटा, वित्तीय घाटा ये अनुमानित है, लेकिन पिछले 3 बजट का अनुमानित वित्तीय घाटा जो है, यदि वो देखा जाए तो उससे कई ज़्यादा घाटा एक्चुअल में हुआ है। तो सरकार हमेशा अनुमान बहुत कंजर्वेटिव लगाती है घाटे का, और घाटा ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे यहाँ लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं। इस बार एक्सपेंडिचर एक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, और सरकार में खर्चा करना चाहिए। सरकार को बार बार लगता है कि ज़्यादा खर्चा करने से जो लोगों के बीच में पैसा जाएगा वो पैसा लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाएगा, मार्केट में डिमांड होगी, और डिमांड के चलते उद्योग का पहिया घूमेगा, नौकरियां मिलेगी और एक बहुत बढ़िया राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन हमारे यहाँ महंगाई है, इसलिए रिजर्व बैंक लगातार अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है ताकि लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करें और उनकी क्रय शक्ति कम हो। लेकिन लोग मार्केट में खरीद भी नहीं रहे हैं, तो फिर महंगाई क्यों है? बड़ा अजीब सिचुएशन है। लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन क्रय शक्ति नहीं है, फिर भी महंगाई है। महंगाई सरकार के तुगलकी फरमानों से है। कई जगह टैक्स सिस्टम इतना ज़्यादा हेवी है कि लोग जब जिन चीज़ों को खरीदते हैं वो बहुत महंगे हो गए। इस पूरे बजट में, क्योंकि पहले जैसे बजट के भाषण तो होते नहीं, जो हर मंत्रालय का आवंटन बताते थे कितना ज़्यादा किया, कितना कम किया, नई योजनाएं क्या हो गई। 2014 से लेकर 2000 यदि मैं 23 तक की बात करूं तो ये बजट जो है हर टाइम हर वित्त मंत्री एक नया शगुफा लेके आता है, और वो शगुफे का विस्फोट इतने ज़ोर से करता है, इतने ज़ोरों शोरों से वो प्रेजेंट होता है कि आदमी भूल जाता है कि पिछली बार जो बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ। उसका एक लेखा जोखा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पिछले 2014 से जो लगातार बजट हमारे देश में प्रस्तुत हुए, उस बजट का हुआ क्या। बड़ी अजीब बात है। 2014 में एक थीम के साथ बजट आया था। नरेंद्र मोदी जी का पहला बजट था, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, उनका भी पहला बजट था। उसमें सबका साथ सबका विकास की बात हो रही थी, और उस बजट के बाद अल्पसंख्यकों पे हमले बढ़ गए। अखलाक का हत्याकांड भी उसी समय हुआ, गिरजाघरों पे हमले बढ़ गए, असहिष्णुता का पर हंगामा हुआ, जेएनयू का विवाद, अवार्ड वापसी गैंग, ये बहुत सारा उस सवाल पे हुआ जब सरकार का बजट का थीम सबका साथ सबका विकास था। 2015 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काले धन पे लगाम, मेक इन इंडिया, ये तमाम बातें हुई। लेकिन उसके बाद इसका जो रिपल्केशन होना था उसका ये हुआ कि उसके अगले साल जब नोटबंदी हुई तो व्यापार बंद हो रहा, बेरोजगारी हो गई। 1.5 लाख करोड़ के करीब एमएसएमई को नुकसान हुआ। 2016 में गांव गरीब किसान इस नाम पे बजट पेश हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ 6.3 बताई गई है, वो घट के 2.9 हो गई।
इसका मतलब सरकार का जो फोकस था वो कहीं ना कहीं डिफोकस्ड हो गया। 1917 से 18 तक 2017-2018 में हेल्थ, एजुकेशन, रोज़गार, एमएसएमई इस सब पे फोकस था, लेकिन कोविड की हमले के बाद ये सब चीज़ें गौण हो गई। उसके बाद 2018-2019 में आयुष्मान भारत योजना बड़े ज़ोरों शोरों से प्रसारित की गई। पूरे विश्व में इसका डंका बढ़ गया कि भारत ऐसा देश है जहां 10,000 करोड़ लोगों को 5 लाख का बीमा मिलेगा। लेकिन जब कोविड आया तो उन तमाम हॉस्पिटल में वो सुविधा तक नहीं थी कि जो कोविड से लड़े। तो आयुष्मान भारत में जो हॉस्पिटल एनरोल हो गए थे वो कितने बोगस थे, ये सत्य लोगों के सामने आ गया। 2019-20 में पीएम किसान निधि योजना यानी 6,000 रुपये हर किसान को 2.5 एकड़ जिसके पास ज़मीन है साल में 2,000 के इंस्टॉलमेंट में 3 बार मिलेंगे, ये तय हुआ था। 80,000 करोड़ लोगों को पीडीएस के भी नीचे लाया जाएगा। ये बजट जो है एक अंतरिम बजट था जो पीयूष गोयल ने प्रेजेंट किया था। उसके बाद 19-20 का निर्मला सीतारमण का पहला बजट, मजबूत आदमी इसकी थीम थी, लेकिन पूरे देश पे कर्जा दुगना हो गया, गरीब आदमी और गरीब हो गया, उस पर कर्जा बढ़ गया और अडानी जैसे उद्योगपति अपनी वर्थ जो है वो 7 गुना बढ़ा दी। प्रत्येक व्यक्ति की आय जो 94,770 थी वो घट के 85,110 हो गई। ये इस बजट की परिणति थी। 2020-21 में केयरिंग सोसाइटी, आर्थिक विकास, सबका भारत निर्माण, ये सब बात हुई, लेकिन कोविड आ गया, सब ध्वस्त हो गया। 2021-22 में डिजिटल बजट पेश किया गया, पहली बार कागज रहित बजट सामने आया। निर्मला सीतारमण ने लैपटॉप पे बजट पेश किया, लेकिन हेल्थ केयर बजट, स्वास्थ्य डबल किया, क्योंकि कोविड के बाद देश को समझ में आ गया ये तथाकथित जो हेल्थ की बातें वो कागज़ पे बताते वो नहीं हैं। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट 2,23,846 किया गया, डबल किया गया। 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत हो गया। आत्मनिर्भर भारत फोकस था, इसका मतलब अब देश अपने भरोसे पे चलेगा, आत्मनिर्भर होगा, आयात पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे हमारा घाटा बढ़ा, 69.38 अरब डॉलर से वो घाटा बढ़ के 101.02 अरब डॉलर का घाटा हुआ। तो ये सारा जो बजट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बजट ये बताता है कि सरकार घोषणा करती है लेकिन उसमें क्रियान्वयन नहीं होता। इस बजट में क्या किया? इस बजट में जो आम तौर पे सारे गोदी मीडिया चिल्ला रहा है कि 7 लाख तक आपका टैक्स, इनकम टैक्स का स्लैब माफ़ किया गया, 7 लाख तक इनकम पे कोई नहीं है, लेकिन ये नया सिस्टम है। यदि 7 लाख वाले स्लैब में आप जाते हैं तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यदि आपको हाउसिंग या घर हाउसिंग पे या रेंट पे लेना है, सब्सिडी रिबेट लेना है, ये सारी यदि आपको कंसेशंस लेने हैं तो आपको पुराने सिस्टम में जाना पड़ेगा। और कई जगह मुझे लगता है कि लोग पुराने सिस्टम को अभी भी लागू करेंगे, क्योंकि यदि 7 लाख वाले स्लैब में आप जाते हैं तो आपको एक भी पैसे का कोई रिबेट नहीं मिलेगा। ये सरकार की जगलरी है, क्योंकि अभी वित्त मंत्री 2014 से लगातार बजट ऐसा पेश करते हैं कि जिस बजट में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि निर्मला सीतारमण के पूरे बजट भाषण में डिफेंस में क्या होगा, कर्जा अदायगी क्या होगी, कितना पैसा खर्चा करेगा, ये कोई नहीं है। जब तक वो एनेक्चर नहीं आते तब तक पता नहीं पड़ता। एनेक्चर जब आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं जो कुछ बातें अभी मार्केट में आ गई है कि इस बजट में क्या हुआ। फिर नई घोषणाएं हुई। नई घोषणाएं जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता दूं, एक घोषणा उन्होंने की कि सेबी जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है वो अब एक ऐसे कोर्सेज डेवलप करेगी कि शेयर मार्केट में जो लोग लगते हैं, जो लोग डिबेंचर, वेंचर्स या म्यूचुअल फंड में लोग काम करेंगे, उसको डिप्लोमा देने का काम भी सेबी करेगी। मतलब एक नई एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित होगी। मैं सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं करता, लेकिन सरकार ने ये घोषणा की तो सबको लग रहा होगा कि एक अभी बहुत जल्दी एक इंस्टीट्यूट तैयार होगी जो डिग्री की भी देगी, डिप्लोमा भी देगी।
लेकिन 3 साल पहले सरकार ने डिफेंस के लिए ऐसी एक यूनिवर्सिटी की प्रपोजल किया था। उस यूनिवर्सिटी को गुड़गांव में लगना था। 39 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ था। उसमें सिर्फ जगह खरीदने से ज़्यादा आगे कुछ नहीं बढ़ा। 3 साल हो गए। डिफेंस में हम कहीं चाइना से तकलीफ में आए तो कभी उलझ रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की अभी तक ईंट नहीं लगी। तो क्या ये यूनिवर्सिटी भी ऐसी ही होगी? जब ये हम सवाल पूछते हैं तो लोगों को, खासकर अंधभक्तों को बहुत बुरा लगता है कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सरकार ये अशोक वानखड़े जैसे लोग जो है वो हिंद वॉइस पे ये बताते हैं कि सरकार फेल हो गई है। हम इसलिए कहते हैं कि सरकार ने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट निकाला था। 100 स्मार्ट सिटी होने वाली थी, और स्मार्ट सिटी में अब क्या हो गया? सरकार ने इस बजट में स्मार्ट सिटी पे एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो टोटल प्रोजेक्ट फेलियर है। सरकार के नीति और नियत पे मैं शक नहीं करता। सरकार यदि गोबर पे भी काम करती है तो उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। सरकार किसानों के लिए काम करती है, मैं सैल्यूट करता हूँ। सरकार रोजगार पैदा करने के लिए काम करती है, मैं सरकार के सामने साष्टांग दंडवत करने को तैयार हूँ। लेकिन ये घोषणाएं होती है, क्रियान्वयन कितना होता है? मत्स्य पालन के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिया गया। क्या वाकई 6,000 करोड़ रुपए आवंटित होगा? क्या वाकई 6,000 रुपये खर्चा होगा? क्या वाकई मत्स्य पालन के लिए कुछ काम होगा? कई जगह स्किल सेंटर खोले गए हैं। इसके पहले हमारे यहाँ स्किल मंत्रालय खोला गया। उस स्किल मंत्रालय ने अभी तक क्या रिजल्ट दिया? स्किल मंत्रालय यदि अपना काम ठीक से करता और पूरे नतीजे आते तो इस देश में बेरोजगारी नहीं होती। यदि इस देश में आज बेरोजगारी का दर वहीं 8% से ज़्यादा है और शहरी क्षेत्र में 11% है, ये दिसंबर के आंकड़े बता रहा हूँ मैं, हम फरवरी के 1 तारीख को है, सिर्फ 1 महीना पहले के आंकड़े बता रहा हूँ। यदि वो इतनी बेरोजगारी हमारे बताते हैं तो कहीं ना कहीं फिर स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय क्या कर रहा है? क्या स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय को बजट आवंटित नहीं हुआ? आवंटित हुआ तो क्या इसने खर्चा किया? ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं आपको एक लाइन से दे सकता हूं। ये यूनिवर्सिटी का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ऐसी ही डिफेंस यूनिवर्सिटी मैंने इसके पहले भी देखी थी। रेलवे का जो आउटले है वो 2.5 लाख करोड़ का दिया है, लेकिन इसमें करेंगे क्या? रेलवे को हम डेवलप करेंगे और आगे आने वाले समय में यदि वो बेचने के लिए रेलवे दे रहे हैं तो उसका कोई नहीं है। टीचर्स को ट्रेनिंग देने की बात हो रही है, लेकिन वाकई वो ट्रेनिंग देने की घोषणा क्रियान्वयन होगी कि नहीं होगी, ये बात है। गांव को और मंडी को, इसके पहले भी डिजिटल इंडिया की एक बात हुई थी कि गांव को डिजिटल से जोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? क्या गांव डिजिटल गए? जहां लाखों का टारगेट था वहां हज़ारों में काम हुआ। इसका मतलब सरकार या तो टारगेट अनरियलिस्टिक सेल करती है या सरकार काम नहीं कर पाती अपने दिए हुए नीति और नीयतों को। इसलिए इस बजट पे मुझे विश्वास इसलिए नहीं है कि ये बजट तो लुभावना लगता है, लेकिन क्या ये क्रियान्वित होगा? यदि गोबर पे जो सरकार खर्चा कर रही है, यदि सरकार गोबर गैस पे खर्चा कर रही है, यदि सरकार लोगों को टेक्निकल डिसाइड करने के लिए बात कर रही है, यदि सरकार डिजिटल लाइब्रेरीज बनाने की बात कर रही है, तो ये यदि यथार्थ के धरातल पे उतरता है तो मैं साष्टांग दंडवत करने को तैयार हूं इस सरकार को। लेकिन सरकार का 2014 से लेकर 2022 तक जो मैंने लेखा जोखा आपको बताया, उसमें एक बात तो तय है, सरकार सिर्फ घोषणा करती है। हर बजट में नए प्रारूप में घोषणा होती है, पीएम फला योजना, पीएम फला योजना, पीएम फला योजना, लेकिन जो पिछली बजट की जो योजनाएं हैं वो कितनी क्रियान्वित हुई है, उसके रिजल्ट्स क्या है? यदि 2014 से लेकर 2022 तक सारे बजट की योजनाएं क्रियान्वित होती तो इस देश में विपक्ष खत्म हो जाता। नरेंद्र मोदी आने वाले 100 साल तक लोग नरेंद्र मोदी के नाम से सरकार चलाते, लेकिन सारा खेल यही है, सिर्फ बातें होती है, सब लोग अपने मन की बात करते हैं। जनता की उत्पीड़न किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। किसानों के लिए बोला गया कि हमने किसान की ये योजना कर दी, किसान के लिए हम अब नया क्रेडिट कार्ड ला रहे हैं, उनको लोन दे रहे हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट। और अब एक बात नहीं आ गई है, इसके पहले एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ। पिछले बजट में ये बात हो गई थी कि 100 शहरों में एक क्लस्टर बनाए जाएंगे अलग अलग राज्यों में। उदाहरण के तौर पे आंध्र प्रदेश की मिर्च अच्छी है तो एक मिर्च क्लस्टर बनेगा, जम्मू कश्मीर का केसर अच्छा है तो एक केसर क्लस्टर बनेगा। यदि खसखस, जिसको हम पॉपी सीड कहते हैं, यदि वो मंदसौर से आता है मध्य प्रदेश के, तो वहाँ एक क्लस्टर बनेगा। ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के 100 क्लस्टर बनेंगे और उस क्लस्टरों के इस देश की इकोनॉमी में उभार आएगा। उस 100 क्लस्टरों में से दोस्तों एक क्लस्टर भी नहीं बना। आज हम बात कर रहे हैं कि हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी वो होगी कि तमाम किताबें जो होगी डिजिटलाइज्ड होगी और गांव-गांव में पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे उस डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस होगा।
बहुत अच्छी संकल्पना है, लेकिन क्या इसका हश्र वही होगा जो 100 स्मार्ट सिटी का हो गया? इसका हश्र वही होगा कि जो 100 क्लस्टर का होगा? मेरा सवाल सरकार के इम्प्लीमेंटेशन पे है। मैं बार बार कहता हूँ, नीति नियत पे मेरा सवाल नहीं है, लेकिन अच्छी नीति और अच्छी नियत से किया हुआ काम यदि वो जनता तक नहीं पहुँचे तो फिर वो हवाबाजी है, मात्र भाषण है, बजट के कागज का एक टुकड़ा है मेरे लिए। यदि वो क्रियान्वयन होता है तो मैं साष्टांग दंडवत करने को तैयार हूँ। 2014 से लेकर 2022 तक क्रियान्वयन कैसा होता है इसका लेखा जोखा की झलक मैंने आपकी दिखाई। इसलिए 2023-24 का ये बजट मेरे लिए मात्र एक दस्तावेज है कि जो सरकार ने अपनी खानापूर्ति की है, लेकिन वास्तविक यथार्थ के धरातल पे उतरता क्या है ये देखना है। यदि वो उतरता नहीं है तो आम जनता अपने भोगने के लिए वही तैयार है, वही महंगाई, वही बेरोजगारी, और फिर अगले बजट का इंतज़ार। उस बजट में फिर नए लॉलीपॉप, और फिर हम उदो उदो करेंगे, जय जयकार करेंगे, और जय जयकार करने के बाद समझ में आएगा कि हम तो मूर्ख थे, मूर्ख है और मूर्ख रहेंगे। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।